नमस्कार बच्चों। आज हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर थर्ड लेसन करवाएंगे। आज हमारा थर्ड लेसन का टर्न है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो थर्ड लेसन है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है और इसे आप अच्छी तरह करें, क्योंकि जो थर्ड लेसन है ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ लेसन के बेस यही है। फोर्थ और जो फिफ्थ लेसन उसका बेस है ये थर्ड लेसन। हमने जो सेकंड लेसन करवाया था आपको, उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपने पढ़ी थी। इसी प्रकार थर्ड लेसन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो आगे आने वाले हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर काम आएंगे। ठीक है, लेट वी स्टार्ट लेसन थर्ड। आवर सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स एंड आवर लेसन इज 3, बुक सेकंड। बुक इज सेकंड। ठीक है, यानी हमारा सबसे पहले कि लेसन कौन सा है। ठीक है, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। इनकम एंड प्रोडक्ट यानी आय और उत्पाद का सर्कुलर चक्रीय फ्लो यानी प्रवाह। ठीक है, ये लेसन है हमारा आज। तो इस लेसन के अंदर सबसे पहले हम जो हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के जो 5 मूल अक्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 5 अक्षेत्र कौन कौन से हैं अर्थव्यवस्था के। ठीक है, यानी हमारा जो आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह है उसको 5 अक्षेत्रों में बांटा गया है। तो 5 अक्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तृत आपको वर्णन बताएंगे। यानी फर्स्ट जो हमारा अक्षेत्र है, सेक्टर है हमारा, वो है उत्पादन अक्षेत्र। उत्पादन अक्षेत्र यानी प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएंगे। प्रोड्यूसर सेक्टर ये क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर उत्पादन क्षेत्र नाम से स्पष्ट है, जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करते हैं। क्या करता है उत्पादन क्षेत्र? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। कौन उत्पादन करता है? उत्पादन क्षेत्र। सेकेंड इज परिवार क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र। परिवार क्षेत्र यानी हाउसहोल्ड सेक्टर। परिवार क्षेत्र क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यानी हमारा जो लेसन है आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, ये क्या होता है ये समझाने से पहले हम अर्थव्यवस्था के जो 5 मूल क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है उत्पादन क्षेत्र यानी प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उत्पादन क्षेत्र में आते हैं। परिवार क्षेत्र क्या है? ये वस्तु और सेवा जो उत्पादित हुई हैं उनका उपभोग करते हैं। एंड थर्ड इज सरकारी क्षेत्र।
सरकारी अक्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर, ये क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? यानी एक तो कराधान यानी कर लगाता है, कराधान, व सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता आदि से संबंधित कार्य करते हैं। सरकारी क्षेत्र टैक्स भी लगाता है और उनको सब्सिडीज भी देता है। इस प्रकार के जो कार्य करते हैं वो सरकारी क्षेत्र के अंदर आता है। फोर्थ सेक्टर इज शेष विश्व, शेष विश्व अक्षेत्र यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, सेक्टर रह गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। शेष विश्व क्षेत्र ये क्या है? जहां से हम आयात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, व निर्यात करते हैं, जहां से हम वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं वो शेष विश्व क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। एंड 5 इज वित्तीय क्षेत्र। मेन हमारे ये 4 हैं, जो वित्तीय क्षेत्र है ये एक्स्ट्रा है और इसके साथ में लिया जाता है। मेनली हमारे ये 4 हैं। ठीक है। ये वित्तीय क्षेत्र फाइनेंशियल के लिया जाता है, बाकी हमारे मेन है ये 4 है। ये साथ में इसका पार्ट्स वैसे ही साथ में ले लेते हैं, इसको भी 5वां पॉइंट ही मान लेते हैं। वित्तीय क्षेत्र क्या है? यानी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर ये क्या करता है? ये उधार देता है व जमा स्वीकार करता है। उधार देता है, जमा स्वीकार करता है, यानी कर्ज देता है और पैसे जमा करता है। ठीक है। यानी ये होता क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। अब थोड़ी सी बात हो जाए, यानी आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? यही ना, आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह क्या है? यानी आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह क्या है? आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है ये आय और उत्पाद का चक्र प्रवाह? देखो बच्चों, यानी देखो आपको चलो लिख के ही बता देते हैं। यानी किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह, यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन कौन करता है? यानी उत्पादन क्षेत्र उत्पाद करता है, तो इसका प्रवाह किस तरफ होता है? उत्पादन क्षेत्र से वस्तुओं और सेवा का प्रवाह किस तरफ होता है? परिवार क्षेत्र की तरफ होता है। सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उससे विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है। मुद्रा का प्रवाह होता है। जैसे, यानी समझो बच्चों बात को, उत्पादन क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और उसको किसको बेचता है? परिवार क्षेत्र को बेचता है।
यानी वस्तु और सेवाएं किसकी तरफ गई? परिवार क्षेत्र की तरफ प्रवाह हो गया। और परिवार क्षेत्र उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेगा तो पैसे देने पड़ेंगे उनको। तो परिवार क्षेत्र से पैसे किस तरफ जाएंगे? उत्पादन क्षेत्र की तरफ। ठीक है, यानी किसी एक दिशा में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ होता है, और इसके विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है, और परिवार क्षेत्र से मुद्रा का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र की तरफ होता है। यानी एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यानी उसके उलट हो जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रयोग करता है कौन? परिवार क्षेत्र। उसके बदले में क्या देता है? मुद्रा देता है। किसको? किसको देता है? यानी उत्पादन क्षेत्र को। उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो गया, और परिवार क्षेत्र से मुद्रा का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र की ओर हो गया। एक दूसरे के विपरीत हो गया ना? इसका जैसे ही उलट लेंगे, इसका दूसरी तरफ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। यानी परिवार क्षेत्र अपनी सेवाओं का प्रवाह, परिवार क्षेत्र अपनी सेवाओं का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र की तरफ देता है। यानी मजदूरी भी करता है, जमीन उनको रेंट पर भी देता है, ब्याज पर पैसे भी देता है, और उद्यम भी वही होता है। यानी परिवार क्षेत्र से अपनी सेवाओं का प्रवाह किस तरफ जाता है? उत्पादन क्षेत्र की तरफ। और उत्पादन क्षेत्र इसके बदले में उसे मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में, मुद्रा के रूप में पैसे देता है। यानी कारक सेवाएं परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की तरफ, और मुद्रा का भुगतान उत्पादन क्षेत्र से। यानी देखो, थोड़ा सा लिख देते हैं, बोलने से हो सकता है आपको समझ में ना आए। यानी कारक है भाई, ये कारक सेवाओं जैसे लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कारक सेवाओं, कारक सेवाएं जैसे मजदूरी की है, जमीन दी है, ठीक है, अमाउंट दिया है। तो परिवार कारक सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र से किसकी तरफ होता है? उत्पादन क्षेत्र की तरफ होता है। उत्पादन क्षेत्र की तरफ होता है। और मजदूरी, कारक सेवाएं, कारक आय लिख देते हैं, मजदूरी चलो लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, मजदूरी, ब्याज, लगान, और क्या था? प्रॉफिट है ना, लाभ। लाभ यानी आय के रूप में प्रवाह, आय के रूप में प्रवाह उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। यानी एक दूसरे का उलट हो गया ना। इस परिवार क्षेत्र ने सेवाएं दी उत्पादन क्षेत्र को, और उत्पादन क्षेत्र ने उनको आय दी उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ। आप जैसा भी चाहें, हमने पहला एग्जाम्पल बोला आपको वस्तु सेवाओं के रूप में, ये एग्जाम्पल बोल दिया कारक सेवाओं के रूप में, आप जो सा चाहें वो कर सकते हैं। यानी आय और उत्पाद का चक्र प्रवाह क्या होता है, वो ये है। ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी उत्पादन करने के लिए जो कारक सेवाओं का कारक सेवाएं दी जाती हैं, उसमें परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की तरफ प्रवाह होता है, और कारक सेवाओं के बदले में जो पैसे दिए जाते हैं, जो आय प्राप्त होती है कारक साधनों को, वो उत्पादन क्षेत्र की तरफ से प्रवाह परिवार क्षेत्र की तरफ होता है। ठीक है, चलो अगर ये अभी थोड़ा डाउट में रह गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे आने वाला जो हमारा पूरा लेसन है उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके 2 पॉइंट हैं, यानी आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह के अंदर 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक तो होता है यानी मौद्रिक प्रवाह, एक तो मुद्रा के रूप में प्रवाह होता है,
और एक सेकंड होता है वास्तविक प्रवाह, जो मुद्रा का रूप नहीं लेता, जो मुद्रा का रूप नहीं लेता, वास्तव में जो प्रवाह होता है उसके रूप में लेते हैं। ठीक है, यानी ये होता क्या है, पहले मौद्रिक प्रवाह करवा दें, पहले मौद्रिक प्रवाह करवा देते हैं आपको। यानी मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? मौद्रिक प्रवाह यानी मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय मुद्रा का प्रवाह है। मौद्रिक प्रवाह का मतलब मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा का प्रवाह यानी मुद्रा का फ्लो किस तरफ होगा, मुद्रा के रूप में जो फ्लो होता है उसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। उत्पाद के प्रवाह से अभिप्राय मौद्रिक प्रवाह के रूप में पढ़ने लग रहे हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। इसलिए आय के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह और उत्पादन के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहते हैं। यानी जो मुद्रा के रूप में प्रवाह होता है वो मौद्रिक प्रवाह कहलाता है, और जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्रवाह होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्रवाह होता है वो वास्तविक प्रवाह कहलाता है। आपको ये ही इनका डिफरेंस होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मौद्रिक प्रवाह जो मुद्रा के रूप में प्रवाह होता है, और वास्तविक प्रवाह जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्रवाह होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हमारा लेसन स्टार्ट होता है। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है इस लेसन की, जो इस लेसन में मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे अब स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि भाई यही लिख देते हैं, यानी विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में आय का प्रवाह। अब हमारा लेसन स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी इसमें 3 टाइप्स के अंदर इसको बांट दिया है। सबसे पहले 2 अक्षेत्रीय मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर 2 सेक्टर होते हैं, जिसके अंदर केवल 2 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज उत्पादन क्षेत्र, अपना प्रोड्यूसर सेक्टर आ जाता है, एंड सेकंड इज परिवार क्षेत्र। केवल 2 क्षेत्र होते हैं, इसे हम 2 क्षेत्रीय मॉडल भी कह सकते हैं, 2 सेक्टर मॉडल। एंड सेकंड इज 3 क्षेत्रीय मॉडल, यानी 3 सेक्टर मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल। 3 क्षेत्रीय मॉडल का मतलब 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर यानी अब 3 हो जाते हैं। 2 क्षेत्रीय मॉडल में एक तो उत्पादन क्षेत्र आ गया, दूसरा परिवार क्षेत्र आ जाता है। 3 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर एक तो अपना उत्पादन क्षेत्र आ गया, बिल्कुल ठीक है, यानी उत्पादन क्षेत्र आ जाता है। सेकंड परिवार क्षेत्र आ जाता है। ये दोनों तो रहेंगे, ठीक है ना, ये दोनों तो रहेंगे। और इसके लिए थर्ड आ जाता है हमारा सरकार। क्या हो जाता है? यानी सरकार, गवर्नमेंट आ जाती है 3 सेक्टर के अंदर। 2 सेक्टर उत्पादन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, 3 सेक्टर के अंदर आ जाता है परिवार, उत्पादन और सरकार। अब है थर्ड 4 क्षेत्रीय मॉडल। 4 क्षेत्रीय मॉडल यानी 4 सेक्टर मॉडल
फोर सेक्टर मॉडल। इसके अंदर अभी अभी आपने सभी बातें पढ़ी हैं। एक तो उत्पादन अक्षेत्र, सेकेंड इज परिवार अक्षेत्र, थर्ड इज सरकार, एंड फोर्थ इज विदेशी अक्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर। ये हो गया हमारा फॉरेन सेक्टर। ठीक है, ये मॉडल पढ़ेंगे हम। ये तीनों मॉडल हो जाते हैं तो हमारा लेसन लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का दो अक्षेत्रीय मॉडल। आय के चक्रीय प्रवाह का दो अक्षेत्रीय मॉडल। दो अक्षेत्रीय मॉडल के अंदर आपको पता है कितने अक्षेत्र होंगे? दो। कौन कौन से भाई? एक तो होगा परिवार अक्षेत्र, दो अक्षेत्रीय मॉडल के अंदर। एक तो परिवार अक्षेत्र हमारा घरेलू अक्षेत्र बोल सकते हैं, और दूसरा है उत्पादन अक्षेत्र, उत्पादक अक्षेत्र। ठीक है ना, दूसरा क्या है? उत्पादन अक्षेत्र हमारा। अरे यहाँ भी उत्पादन लिख दिया क्या? सभी उत्पादक और उत्पादक, यानी उत्पादन करने वाला उत्पादक होता है। ठीक है ना, एक तो परिवार क्षेत्र हो गया, दूसरा हमारा उत्पादक क्षेत्र हो गया। हो गई। अब आप बताओ एक बात को, आप प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बात को बताओ, इसके अंदर अगर इस मॉडल को हम आपको करवाएं, अगर इसको लगातार आपको मुँह जुबानी हम बोलते रहें तो समझ में नहीं आएगा। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाना चाहते हैं। यानी दो अक्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, इसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा यदि आपको ये बनाना आ जाता है। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर, और दूसरा आ गया हमारा हाउस होल्ड, यानी परिवार क्षेत्र। आ गया भाई। अब एक बात बताओ आप कि भाई इसके अंदर आपको टू सेक्टर मॉडल है। ये हमारा क्या है? टू सेक्टर मॉडल है ये हमारा। अब एक बात बताओ आप इसके अंदर कि भाई जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देता है? यानी हम लिख सकते हैं कि भाई फैक्टर पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट करता है। ये क्या होती है सर? यानी प्रोड्यूसर के पास हाउस होल्ड क्या करते हैं? यहाँ पर काम, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए आते हैं, यहाँ पर मजदूरी भी करते हैं, अपनी ज़मीन को यहाँ पर रेंट पर भी देते हैं, अपने पैसे भी यहाँ पर देते हैं जिसे ब्याज कमाया जा सके, और जो ये स्थापित करने वाला इंटरप्रेनरशिप होता है वो भी तो हाउस होल्ड होता है। यानी ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए। अब उत्पादन क्षेत्र इनके बदले में उनको आय देता है, यानी फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर होते हैं कारक, यानी साधन, जिन साधनों का प्रयोग इसने किया है, जिन साधनों का इसने प्रयोग किया है उनको क्या करते हैं? पेमेंट करता है। और प्रोड्यूसर पेमेंट किसको देगा? हाउस होल्ड को। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है। अब हाउस होल्ड के पास पैसे आ जाते हैं, ये अमीर बन जाते हैं, बहुत पैसे आ जाते हैं इसके पास, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पैसे दे दिए। अब इनके पास पैसे आ जाते हैं, तो पैसे आने के बाद हाउस होल्ड क्या करेगा?
उनसे वस्तुएं खरीदेगा, सेवाएं खरीदेगा और उन पैसों को कहीं ना कहीं खर्च कर देगा और ये पैसे वापस प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चले जाएंगे। यानी कंजप्शन फंक्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? उपभोग पर खर्च। हाउस होल्ड वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेगा और वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करना चाहेगा तो उसको खरीदना पड़ेगा। और हाउस होल्ड कहाँ से खरीदेगा? प्रोड्यूसर से। अगर प्रोड्यूसर से खरीदता है तो उनको क्या देना पड़ेगा? उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो उपभोग के ऊपर खर्च हो जाएगा ना। यानी क्या बोला? प्रोड्यूसर ने पैसे दिए, साधन जो पेमेंट की है ना उसके रूप में जो पैसे दिए हाउस होल्ड को दे दिए, हाउस होल्ड ने वही पैसे प्रोड्यूसर को दे दिए क्योंकि उसने उनसे सामान खरीद लिया है, यानी वस्तुओं और सेवाएं खरीद ली है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया है। हो गया? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये क्यों किया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर? क्योंकि समझो बात को, आपको ये भी बता दें, अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर। यानी प्रोड्यूसर से इसने क्या किया है? गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं। प्रोड्यूसर से इन्होंने वस्तुएं और सेवाएं खरीदी हैं, तो प्रोड्यूसर के पास से क्या आ गई? वस्तुएं और सेवाएं आ गई और पैसे वापस कहाँ चले गए? प्रोड्यूसर के पास चले गए। चले गए ना? अरे भाई चले गए ना काम कर ये। अच्छा, अब हाउस होल्ड या फैक्ट्री पेमेंट क्या करता है? ये फैक्टर पेमेंट क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करना क्या है इसने? यानी फैक्टर पेमेंट कब करेगा? जब किसके रूप में? रेंट, वेजीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में करता है। ये कब करेगा? जब ये इसको अपनी लैंड देगा, अपनी लेबर देगा, अपनी कैपिटल देगा एंड एंटरप्रेनरशिप एंड इंटरप्रेनरशिप, यही देगा ना, एंटरप्रेनरशिप। हाउस होल्ड इसको अपनी ज़मीन देगा तो उसके बदले में फैक्टर पेमेंट हो जाएगी। ये लेबर करेगा यहाँ पर, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट हो जाएगी। ये कैपिटल देगा, इसके बदले में इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंटरप्रेनरशिप देगा, इसके बदले में इसको प्रॉफिट मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? शायद तो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, अगर फिर भी है तो आप पूछ सकते हैं। ये टू सेक्टर मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये जो बातें हैं ये आपने नीचे लिख देनी है। ये जो बातें हैं ये नीचे लिख देनी है, टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न। कोई आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें आप नीचे लिख दो, हमारा टू सेक्टर मॉडल कंप्लीट। हैव एनी प्रॉब्लम? आगे चलें। टू सेक्टर मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर आ जाते हैं। क्या आ जाता है? थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर क्या क्या आते हैं? एक तो पता है इसके अंदर क्या होती है भाई, इसकी थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर क्या आती है। यानी पहले पॉइंट्स लिख देते हैं कि होता क्या है। यानी परिवार क्षेत्र, पहले परिवार क्षेत्र का ही ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, इसलिए मुद्रा का प्रवाह
परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर हो जाता है। जो उत्पादन क्षेत्र है उसकी तरफ उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र साधन कारकों साधन सेवाएं या कारक सेवाओं साधन सेवाओं का प्रयोग करता है। साधन सेवाएं वस्तुएं भी हो सकती हैं। साधन सेवाओं का प्रयोग करता है, इसलिए मुद्रा का प्रवाह हमारे मजदूरी, ब्याज, लगान और प्रॉफिट के तौर पर मुद्रा का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। परिवार क्षेत्र की ओर एक मात्रा है भाई, और होता है। ये तो हो गया हमारा परिवार उत्पादन क्षेत्र। ये 2 सेक्टर के अंदर भी लिखना है आपने, सिंपल इसीलिए लिख के दिखाया है। और इसके अंदर क्या बढ़ गया हमारा भाई, एक तो परिवार, आपको पता है 3 सेक्टर मॉडल के अंदर उत्पादक क्षेत्र था, परिवार क्षेत्र था, एक गवर्नमेंट आ जाती है। आप गवर्नमेंट का लिख देते हैं या नहीं। सरकार क्या करती है, सरकार परिवार पर कर लगाती है। परिवार पर कर लगाती है। तो मुद्रा का प्रवाह कैसे होगा, तो मुद्रा प्रवाह कैसे हुआ भाई, मुद्रा प्रवाह परिवार क्षेत्र से सरकार क्षेत्र की तरफ हो गया। सरकारी क्षेत्र की तरफ हो गया ना। सरकार परिवार पर कर लगाती है, तो परिवार क्षेत्र पैसे देगा किसको, सरकारी क्षेत्र को। ठीक है, एंड फोर्थ इज सरकार परिवार क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी तो मुद्रा का प्रवाह किस तरफ होगा। अब कौन देगा किसको, समझो बच्चों, यानी सरकार परिवार क्षेत्र की आर्थिक सहायता देती है, बुढ़ापा पेंशन देती है, छात्रवृत्ति देती है, विकलांग पेंशन देती है, अनेकों प्रकार की स्कीमें देती हैं। तो सरकार पैसा किसको देगी, यानी परिवार क्षेत्र को देगी। तो मुद्रा का प्रवाह किसकी तरफ हुआ, यानी सरकारी क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ हो गया। ठीक है, एंड इसी बात को कितना भी बढ़ा लो आप, इसी बात को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। एंड 5 इज सरकार उत्पादन क्षेत्र पर जो उत्पादक हैं उन पर भी कर लगाती है। उत्पादक क्षेत्र पर कर लगाती है, आपको पता है कर लगाती है, और कर लगाएगी। तो मुद्रा का प्रवाह किस तरफ हुआ, यानी उत्पादक क्षेत्र से मुद्रा का प्रवाह है ये, उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की सब पैसे जाएंगे। उत्पादक क्षेत्र सरकार को पैसे देगी तो सरकारी क्षेत्र की तरफ प्रवाह हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र की तरफ पैसे जाएंगे। और सरकार उत्पादन क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता भी देती है। आर्थिक सहायता भी तो देती है, आर्थिक सहायता देगी तो अब सरकार उत्पादक क्षेत्र को पैसे देगी। अब मुद्रा प्रवाह कहाँ हुआ, यानी सरकारी क्षेत्र से
सरकारी अक्षेत्र से उत्पादक अक्षेत्र की तरफ पैसे गए क्योंकि उत्पादक अक्षेत्र को पैसे मिले हैं। ठीक है, अब सरकारी क्षेत्र से पैसे उत्पादक क्षेत्र की तरफ क्योंकि आर्थिक सहायता दी है। सरकार ने टैक्स लगाया था तो उत्पादक पैसे देता है सरकार को, तो मुद्रा का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की तरफ हो गया। अरे भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, अब इसके साथ में थोड़ी सी चीजें और जोड़ देते हैं। इसके अंदर एक और ले लेते हैं, हमारा जो मुद्रा, हमारे जो वित्तीय रूप से हमने लिया था ना, यानी फाइनेंशियल सिस्टम लिया था, उसको भी ले लेते हैं। यानी मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, यानी हमारे बैंक। मुद्रा बाजार जब लेंगे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? यानी देखो बच्चों, इसको आप विस्तृत रूप से आपने लिखना है। सरकार बचत करती है। सरकार क्या करती है? बचत करती है। सरकार अगर बचत करेगी तो सरकार पैसे कहाँ जमा करवाएगी? सरकार कहाँ जमा करवाएगी? बैंक में ना, यानी मुद्रा बाजार की तरफ जाएंगे पैसे। और सरकार यदि उधार लेगी, सरकार उधार लेगी तो पैसे कहाँ आएंगे? मुद्रा बाजार से सरकार की तरफ पैसे आएंगे। अब सरकार की तरफ आएंगे ना। अब इसी के रूप में 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट आप परिवार क्षेत्र का भी ले सकते हैं। यानी अब यहाँ क्या लिखेंगे? उत्पादक भी तो बचत करेंगे। उत्पादक अगर बचत करेंगे तो उत्पादक से पैसे कहाँ जाएंगे? मुद्रा बाजार की तरफ जाएंगे। और उत्पादक क्षेत्र भी उधार लेता है, तो मुद्रा बाजार से पैसे कहाँ चले गए? उत्पादक क्षेत्र की तरफ। और परिवार क्षेत्र भी बचत करता है, तो परिवार क्षेत्र बचत करेगा तो परिवार से मुद्रा बाजार की तरफ पैसे जाएंगे। और परिवार क्षेत्र उधार भी लेता है, तो मुद्रा बाजार अब पैसे किसको देगा? परिवार क्षेत्र को। इसको मनचाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं ये होता क्या है। यानी आपको बताया था हमने, एक तो हमारा होता है प्रोड्यूसर्स। क्या होता है? प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं। एक होता है हमारा हाउस होल्ड, परिवार क्षेत्र हो गया। और यहाँ लगा देते हैं अपनी गवर्नमेंट। क्या लगा देते हैं? गवर्नमेंट लगा देते हैं। और सबके बीच में, यहाँ बीच में बना देते हैं मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, यानी हमारे बैंक। कोई प्रॉब्लम? ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, 3 सेक्टर है ना। ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। यानी हमारे मेन सेक्टर ये होते हैं प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड। आपको बोला था हमने मनी मार्केट सेक्टर के अंदर नहीं लागू किया जाता, केवल 3 सेक्टर हैं, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। अब इनका रिलेशन दिखाना है। रिलेशन क्या होता है आप बताओ? पहले प्रोड्यूसर का और गवर्नमेंट का ले लेते हैं। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को पैसे देगा, किस रूप में? यानी टैक्स देता है। प्रोड्यूसर टैक्स के रूप में पैसे किसको देता है? गवर्नमेंट की तरफ। ये आपको दिखाई देता है ना एरो का साइन, यानी ये पैसे जाने लग रहे हैं किसकी तरफ? गवर्नमेंट की तरफ। टैक्स के रूप में प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए। ठीक है, अब क्या करना है? क्या करना है? अब गवर्नमेंट भी तो पैसे वापस देगी किसको? प्रोड्यूसर को। कब करेगी? यानी कोई वस्तु खरीदती है, गुड्स एंड सर्विस एक्सपेंडिचर। सरकार भी तो वस्तुएं खरीदेगी। सरकार वस्तुएं खरीदेगी तो उनके पैसे किसको मिलेंगे? प्रोड्यूसर को। और सरकार प्रोड्यूसर को सब्सिडीज भी देती है। क्या देती है? सब्सिडीज भी देती है, आर्थिक सहायता भी देती है। तो गवर्नमेंट पैसे किसको देगी? प्रोड्यूसर को। समझ में आया? यानी प्रोड्यूसर टैक्स देता है, गवर्नमेंट सामान खरीदती है, उसके एवज में खर्चा होता है तो प्रोड्यूसर को पैसे देती है। गवर्नमेंट आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडीज देती है, तो प्रोड्यूसर को आय होती है। हो गया यहाँ तक इन दोनों का। अब गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के पास ले जाते हैं, यानी हाउस होल्ड भी टैक्स देता है सबसे पहले।
हाउस होल्ड भी क्या देता है? टैक्स। तो हाउस होल्ड से आय किसकी तरफ हो गई? गवर्नमेंट की तरफ। और गवर्नमेंट परिवार क्षेत्र को सब्सिडीज देता है। क्या देता है? सब्सिडीज देता है। यानी सब्सिडीज के रूप में आप लिख देते हैं ट्रांसफर पेमेंट लिख देते हैं। हस्तांतरण आय, वृद्धावस्था पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जो बोलते हैं हम, छात्रवृत्ति, ये ट्रांसफर पेमेंट, ये ट्रांसफर पेमेंट है, हस्तांतरण आय है। ये हाउस होल्ड को देता है, गवर्नमेंट देता है। सब्सिडीज भी लिख सकते हैं इसको हम। ट्रांसफर पेमेंट और सब्सिडीज दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों का तो हो गया, प्रोड्यूसर का गवर्नमेंट के साथ, हाउस होल्ड का गवर्नमेंट के साथ। अरे भाई, प्रोड्यूसर का और हाउस होल्ड का भी तो दिखाना पड़ेगा रिलेशन। यानी प्रोड्यूसर क्या करता है? पेमेंट करता है हाउस होल्ड की, किसके रूप में? फैक्टर पेमेंट। यानी इसके साधनों का प्रयोग करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उनके बदले में इसको पैसे देता है। प्रोड्यूसर पैसे देता है किसको? हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड भी पैसे देता है किसको? प्रोड्यूसर को। ये कब पैसे देगा? ये वस्तुएं खरीदेगा। क्या करेगा? कंजप्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी तो वस्तुओं को खरीदेगा और उसके ऊपर खर्च करेगा। खर्च करेगा तो उपभोग करने के बाद हाउस होल्ड पैसे देगा प्रोड्यूसर को। सिंपल है। अब ये क्या छोड़ दिया सर आपने? मनी मार्केट बीच में रह गया। अरे भाई, ये तो सिंपल है। हाउस होल्ड सेविंग करता है, हाउस होल्ड सेविंग करेगा तो मनी मार्केट की तरफ पैसे आ जाएंगे, और जब इससे उधार लेगा, यानी जब बोरोइंग करेगा, तो वापस पैसे हाउस होल्ड की तरफ। इसी प्रकार इसका रिलेशन, यानी जब प्रोड्यूसर सेविंग करेंगे तो मनी मार्केट की तरफ आ जाएंगे, और जब इससे बोरोइंग करेंगे तो वापस पैसे प्रोड्यूसर की तरफ आ जाएंगे। इसी प्रकार गवर्नमेंट आ जाती है। अगर गवर्नमेंट सेविंग करेगी तो मनी मार्केट की तरफ पैसे आ जाएंगे, और यदि गवर्नमेंट इससे बोरोइंग करेगी तो वापस पैसे गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे। ये जाल लगता है अब हमें, जाल, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है ये जाल। अगर आप एक एक रिलेशन के रूप में इसको निकालोगे तो बहुत आसान है, अदरवाइज तो मुश्किल तो सब कुछ होता है। ठीक है, ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब हम 4 सेक्टर मॉडल करते हैं। यहाँ जगह थोड़ी है, हम दूसरी तरफ कर देते हैं। यानी हमारा 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल के अंदर हमें पता है, एक तो प्रोड्यूसर आ जाते हैं, सेकेंड परिवार क्षेत्र आ जाता है, यानी हाउस होल्ड आ जाएंगे, थर्ड इज गवर्नमेंट आ जाएगी, और फोर्थ इज फॉरेन सेक्टर आ जाएगा, फॉरेन सेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाते हैं हमारा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल लो या फॉरेन सेक्टर बोल लो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब इसका डायग्राम, 4 सेक्टर मॉडल का डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा। आपको पता है, ये मॉडल यदि आपको आ जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना। यानी क्या करें, सबसे पहले क्या करें, यानी यहाँ पर हम हाउस होल्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, हाउस होल्ड ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा, प्रोड्यूसर ले लेते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ले लिया, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, ये हमारे हाउस होल्ड हो जाते हैं, और प्रोड्यूसर के बिल्कुल ऊपर ले लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन सेक्टर। और यहाँ पर ले लेते हैं हम अपना गवर्नमेंट, यहाँ ले लेते हैं गवर्नमेंट।
अब क्या रह गया हमारा, मनी मार्केट रहेगी ना। अब इसको बीच में ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं मनी मार्केट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और प्रोड्यूसर का रिलेशन देखते हैं पहले। यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये प्रोड्यूसर आयात करते हैं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको एक्सपोर्ट करेगा, इसको एक्सपोर्ट करेगा। हम आयात करेंगे ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। अरे नहीं भाई, ये तो उल्टा हो गया ना, इन एक्सपोर्ट निर्यात होता है ये तो। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सामान भेजता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, तो उसके बदले में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको पैसे देता है। तो क्या हो गया हमारा ये एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सामान भेजेगा, उसके बदले में पैसे मिलेंगे, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ हो जाता है हमारा आय का प्रवाह। अब उत्पादन क्षेत्र भी तो सामान खरीदेगा, यानी इंपोर्ट करेगा सामान, किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो इंपोर्ट करेगा तो उसको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। अगर सामान खरीदता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देंगे तो इंपोर्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुद्रा का प्रवाह प्रोड्यूसर सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सामान हम भेजेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें पैसे देगा, वो एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स के रूप में लेते हैं। ये मुद्रा का प्रवाह। जब हम सामान भेजेंगे तो पैसा का प्रवाह प्रोड्यूसर की तरफ, जब सामान मंगवाते हैं तो पैसा का प्रवाह शेष ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो हो गया हमारा। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को छोड़ देते हैं हम, प्रोड्यूसर की और हाउस होल्ड का ले लेते हैं। ये तो आपको पता है, इसका तो आपको छोटा बना देते हैं। ठीक है ना, यानी छोटा बना देते हैं कि आपको पिछले के अंदर हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं कि भाई क्या पढ़ के आए हो सर, यानी प्रोड्यूसर इनको क्या देता है हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट, यानी इसके साधनों का प्रयोग करता हाउस होल्ड का, तो प्रोड्यूसर पैसे देता है उनके बदले में हाउस होल्ड को, यानी प्रोड्यूसर के आय का प्रवाह हाउस होल्ड की तरफ हो गया है। और हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है किससे, प्रोड्यूसर से। तो एक्सपेंडिचर हो गया ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, उपभोग पर खर्च। परिवार सामान खरीदेगा तो पैसे कहाँ जाएंगे, प्रोड्यूसर की तरफ। हो गया इन दोनों का रिलेशन। अब प्रोड्यूसर का रिलेशन किसके साथ कर दें, गवर्नमेंट की तरफ कहाँ से करें, चलो यहीं से सीधा कर देते हैं और अच्छा लगेगा। यानी प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या देता है इनको, टैक्सीज देता है, टैक्स देता है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या देती है इनको, एक तो गुड्स खरीदती है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। और एक और भी देती है गवर्नमेंट इनको, सब्सिडीज भी देती है, सब्सिडीज भी देती है। तो गवर्नमेंट पैसे किस प्रकार देगी, सब्सिडीज भी देगी, और वस्तुएं खरीदेगी तो पैसे देगी। और प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को कैसे पैसे देगा, टैक्स के रूप में पैसे देगा। हो गया। अब गवर्नमेंट का और हाउस होल्ड का ले लेते हैं, यानी अब गवर्नमेंट की तरफ कर देते हैं पहले, यानी टैक्स के रूप में, परिवार क्षेत्र टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसे देता है। और गवर्नमेंट किस रूप में देती है पैसे, यानी ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण आय, यानी हमारी सब्सिडीज के रूप में भी देती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ से। अब रह गया हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड की तरफ जो पैसे मिलते हैं, यानी ये जो पैसे हाउस होल्ड को आते हैं ये क्या है, यानी
जो शेष विषम है ये भी तो परिवार को ट्रांसफर पेमेंट करता है। कहीं पर अकाल पड़ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, तो हाउस होल्ड की सहायता करता है ना रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो नेट ट्रांसफर पेमेंट या गरीबी को दूर करने के लिए जो अनेकों प्रकार के पैसे आते हैं वो हाउस होल्ड को ही मिलते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसकी तरफ पहुंच गए पैसे? हाउस होल्ड की तरफ। और दूसरे विषव की तरफ हमारे आदमी काम भी तो करते हैं, उनको जमीनें वगैरह देते हैं उत्पादन करने के लिए, शेष विषव को अपने सेवाएं देते हैं, तो उसके बदले में भी तो मिलेगा हमें नेट फैक्टर पेमेंट। ये नेट फैक्टर पेमेंट क्या है? हमारे देश ने भी तो दूसरे देश की फैक्टर पेमेंट करना पड़ता है, तो हमने जितने दी और उनसे जितने ली उन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, उसे ही नेट फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रह गया हमारा मनी मार्केट, यानी क्या करते हैं? हाउस होल्ड क्या करता है? सेविंग करता है। सेविंग करेगा तो पैसे मनी मार्केट की तरफ, और मनी मार्केट अगर से ये हाउस होल्ड बोरोइंग करेगा तो पैसे मनी मार्केट से हाउस होल्ड की तरफ। इसी प्रकार प्रोड्यूसर का ले लेते हैं, सेविंग करेगा तो मनी मार्केट की तरफ पैसे, और मनी मार्केट से पैसे उधार लेगा बोरोइंग के रूप में, तो पैसा मनी मार्केट टू प्रोड्यूसर। सेम हियर, गवर्नमेंट एंड मनी मार्केट। सेविंग एंड सेविंग को यदि बोरोइंग के रूप में बदल दें तो गवर्नमेंट की तरफ आय हो जाती है बोरोइंग के रूप में। सिंपल। ये तो बड़ा आसान है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। अब इसको आपने लिखना है। ये डायग्राम जो बनाया है ये आपको लिखना है। कैसे? पहले लिखेंगे हम जैसे घरेलू अक्षेत्र, घरेलू अक्षेत्र की, ठीक है। घरेलू अक्षेत्र की लिख देते हैं पहले प्राप्तियां, यानी रिसीविंग कहाँ कहाँ से हुई। घरेलू क्षेत्र को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? यानी घरेलू क्षेत्र को प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट के रूप में देता है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट के रूप में देती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेट ट्रांसफर पेमेंट और नेट फैक्टर पेमेंट के रूप में देती है, और मनी मार्केट बोरोइंग के रूप में हाउस होल्ड को देती है। ये सभी इनकी प्राप्तियां हैं, ठीक है। ये प्राप्तियां के अंदर लिखेंगे, ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। और अब है इसका भुगतान, यानी परिवार क्षेत्र क्या क्या भुगतान करता है। परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को उपभोग पर किया गया खर्च के रूप में पैसे अदा करता है। हाउस होल्ड अपनी बचत को मनी मार्केट के अंदर जमा करता है। हाउस होल्ड टैक्स के रूप में सरकार में पैसे जमा करवाता है। ये इसकी अदायगियां हैं, भुगतान हैं। ये घरेलू क्षेत्र के अंदर लिख देंगे। घरेलू क्षेत्र लिखा, प्राप्तियां क्या क्या हुई, भुगतान क्या क्या हुआ, इसके पॉइंट्स लिख देते हैं। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र के बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है हमारा? उत्पादक क्षेत्र, उसकी भी प्राप्तियां, उसकी भी रिसीविंग एंड पेमेंट, रिसीव एंड पेमेंट लिख देंगे। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा सरकारी क्षेत्र। अब सरकारी क्षेत्र को भी कहाँ कहाँ से पेमेंट प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से रिसीव्ड होता है, कहाँ कहाँ पेमेंट करनी पड़ती है, ये भी पॉइंट लिख देंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज शेष विश्व क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र को कहाँ कहाँ से रिसीविंग प्राप्त होती है और कहाँ कहाँ ये पेमेंट करता है, ये भी लिखेंगे। और फिफ्थ पॉइंट आपने स्वयं लिखना है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार, और मुद्रा बाजार में भी मुद्रा बाजार को कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होती है और कहाँ कहाँ ये पेमेंट करता है, ये भी लिखना है आपने। ये सारी बातें आप अपने आप लिख सकते हैं। अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये लिखने में प्रॉब्लम आती है तो इसको दोबारा सुने सभी। डायग्राम यदि आ जाता है बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब लगभग हमारा कंप्लीट होने को है, बस थोड़ा सा रहता है लेसन ही कंप्लीट हो गया ये तो। इसके अंदर ये कहता है कि भाई जो चक्रीय प्रवाह है, जो चक्रीय प्रवाह हमने अभी तक सीखा है, आय का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र, ये अलग अलग चलता रहता है, ठीक है ना। ये कहता है जो चक्रीय प्रवाह ये तीनों रूप से चलता है, यानी जितनी हमारा उत्पादन होगा
उतना बिल्कुल आय के इक्वल होगा और उतना बिल्कुल हमारा खर्च होगा। अगर ये तीनों एक जैसे चलते रहें तो चक्रीय प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर इसमें तीनों में कहीं पर भी थोड़ा सा लीकेज हो जाती है तो प्रवाह टूट जाएगा, हमारा प्रवाह टूट जाएगा। तो इसमें क्या क्या, इसको दो पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। पैसे निकाल दिए तो वापसी बोलते हैं इसको, और पैसे इसके अंदर डाल दिए तो उसको समावेश बोलते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं इसका, वापसी यानी वापसी। वापसी का दूसरा नाम शरण है। इसको यदि आप इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। यानी ये होता है हमारा लीकेजेस। कोई चीज़ लीक हो जाती है यानी घट जाती है तो वापसी हो जाएगा ना। यदि ये उत्पादन चलता रहा, ये तीनों के तीनों चीज़ें, अगर इसके अंदर से हम बचत कर लें, बचत कर लें, यदि आपने बचत कर ली, उत्पादन हुआ, आय हुआ, बचत कर लिया, व्यय नहीं हुआ, तो बचत हो गई ना, पूरा व्यय नहीं हुआ। फिर उत्पादन हुआ, उत्पादन कम होगा, फिर आय हुई, फिर बचत कर ली, फिर व्यय उतना नहीं हुआ, फिर उत्पादन किया, फिर बचत कर ली, यानी ये कहीं ना कहीं प्रवाह टूट जाएगा। तो बचत नहीं करनी, अगर इसको चलाते रहना प्रवाह को, बचत इसको खत्म कर सकता है, यानी बचत हमारी लीकेजेस के अंदर आती है। दूसरा, आयात। यदि हम दूसरे देशों से सामान खरीदेंगे तो हमारे पैसे विदेश में चले जाएंगे, और विदेश में पैसे कहाँ से जाएंगे, इसी को तो तोड़ के जाएंगे, इस कड़ी को। यानी आयात भी हमारे चक्रीय प्रवाह में रोकथाम है। और थर्ड पॉइंट है सरकार द्वारा लगाया गया कर। सरकार यदि टैक्स लगाती है तो इसी प्रवाह में से तो जो टैक्स जाएगा, और टैक्स जाएगा तो उत्पादन कम होता जाएगा, फिर टैक्स जाएगा, फिर उत्पादन कम होगा, फिर टैक्स जाएगा, फिर उत्पादन कम होगा। कहीं ना कहीं ये प्रवाह, चक्रीय प्रवाह टूट जाएगा। यानी अगर ये तीन चीजें होती हैं तो हमारा चक्रीय प्रवाह क्षरण के रूप में, खत्म होने के रूप में खत्म हो जाएगा, प्रवाह टूट जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्षरण है। सेकंड पॉइंट इज समावेश। क्या है? समावेश। समावेश का दूसरा नाम है भरण, और भरण बोलते हैं इंजेक्शन को। किसको बोलते हैं? इंजेक्शन को। इंजेक्शन, जैसे आपको इंजेक्शन का पता है, आपको बुखार होता है तो कोई इंजेक्शन लगाता है तो कुछ ना कुछ अंदर गया है शरीर में, शरीर में कुछ न कुछ बढ़ा है। तो इसी प्रकार इंजेक्शन का मतलब उत्पादन में कुछ न कुछ बढ़ जाना, उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाना। उत्पादन कब बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा यदि निवेश बढ़ा दिया जाए। यदि हमारा निवेश उत्पादन 100 करोड़ का है, यदि 50 करोड़ और बढ़ा दिए जाए तो और आय होगी, और आय होगी तो और व्यय होगा, यानी प्रवाह और बढ़ जाएगा, हमारा प्रवाह और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। एंड सेकेंड इज निर्यात। यदि हम दूसरे देशों को सामान भेजेंगे, दूसरे देशों से पैसे आएंगे, मुद्रा के रूप में ज्यादा पैसे आएंगे तो उत्पादन फिर बढ़ेगा, यानी उत्पादन फिर बढ़ जाएगा, चक्रीय प्रवाह और ज्यादा हो जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरा पॉइंट है सरकार या परिवार क्षेत्र द्वारा उपभोग पर खर्च। सरकार या परिवार द्वारा उपभोग व्यय। अगर हम जितना ज़्यादा व्यय करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा। यानी ये तो हमारे इंजेक्शन हो गए और ये हमारे लीकेजेज हो गए। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे छतों पर एक टंकी होती है। हमारी छतों पर एक टंकी होती है पानी वाली। ठीक है। और यदि उसके अंदर हम छेद कर दें, यदि उसके अंदर हम छेद कर दें तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये क्या है? लीकेजीज है। ये क्या है हमारा? यानी लीकेजीज है। लीकेजीज क्या क्या होती है? यानी हमारी सेविंग, हमारे टैक्स एंड इंपोर्ट।
टैक्स एंड सेविंग, ये लीकेजेज हैं, पानी खत्म करेंगे, चक्रीय प्रवाह के अंदर कमी लेके आएंगे। और यहाँ से इसके अंदर पानी अगर चालू कर देते हैं, अगर इसके अंदर पानी हम चालू कर देते हैं, ठीक है, पानी चालू कर देते हैं, कहीं से पानी भरना शुरू कर देते हैं, तो ये भरना क्या होता है, यानी इंजेक्शन लग गया है भाई हमारा। क्या लग गया, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या क्या होते हैं, इंजेक्शन हमने अभी अभी आपको बताया है, यानी एक तो एक्सपोर्ट, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट, और थर्ड, थर्ड क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस एक्सपोर्ट, ये हो गया। और ये हो गया हमारा S+T+I, ये हमारे लीकेजेज हैं। और ये हमारा, देखो भाई हमारी ड्राइंग खराब है, ऐसा ना हो कि बोल दो सर ये अच्छा नहीं बना, केवल हमने आपको ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इसको आपने अपने आप अच्छा बना लेना है, ठीक है। ये ड्राइंग नहीं देखनी है आपने, आपने केवल ये पॉइंट्स देखने की, हमने समझाने की कोशिश कैसी की है, ठीक है। तो हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और यदि फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसके बारे में कमेंट्स लिख सकते हैं, हम दोबारा इसको करवा देंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।